हमने अभी पढ़ा क्या, चाल और वेग, है ना। उससे पहले हमने पढ़ा था दूरी और विस्थापन, उससे पढ़ने के बाद चाल वेग पढ़ा, त्वरण पढ़ रहे हैं। तो त्वरण क्या होता है, हमने वेग क्या पढ़ा था, वेग पढ़ा था। तो वेग में जो पढ़ा था तो वही होता है कि वेग में जब परिवर्तन होगा तो उसे वेग परिवर्तन की दर किस दर से हो रहा है उसको हम त्वरण शब्द दिए, एक्सेलरेशन। तो त्वरण हमेशा ध्यान रखना, त्वरण का संबंध वेग से है और वेग का संबंध है दिशा प्लस स्पीड से है ना। तो जब दिशा बदलेगी तो वेग बदलेगा, वेग बदला तो त्वरण बदला। ठीक, तो वेग परिवर्तन की दर, पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, तो त्वरण बोलते हैं, याद रखना, एक्सेलरेशन। वेग में परिवर्तन या लगने वाला समय, मतलब वेग में परिवर्तन या लगने वाले समय को हम त्वरण कहते हैं। तो त्वरण बराबर हम क्या देखें, वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन मतलब वेग कितना बदला कैसे, पहले मान लो वेग वेग कैसे था, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दशा में पूर्व में, फिर 10 हो गया, तो वेग में परिवर्तन हुआ ना। तो वेग में कैसे परिवर्तन हो, अंतिम वेग पता करें फिर प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल। अंतिम वेग मान लो v है और प्रारंभिक वेग u है, तो उसका समय t है, तो a बराबर v माइनस यू अपन टी हो जाता है। क्यों, अंतिम वेग को हमने, मान लो कोई वेग जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से पूर्व दिशा में जा रहा था, अब उसका वेग बढ़ के 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, तो 5 से 10 बढ़ गया। ठीक, तो 100 कितना हुआ, 5 बढ़ गया, तो अंतिम 10 हो गया, प्रारंभिक 5 था, तो अंतिम को मान लो भी माना, फिर यू माना, प्रारंभिक को पंटी, तो ये हमारा फार्मूला आ जाता है त्वरण का। ठीक है, तो अब भी माइनस यू जो करेंगे तो वो 5, वो दूरी नहीं आएगी, 5 से 10 मीटर हो गया तो बचा 5 मीटर, अंतर क्या हुआ 5 मीटर, 5 मीटर ही दूरी है, तो दूरी क्या हुआ, मीटर प्रति सेकंड, समय अंतराल मीटर पर सेकंड। तो याद रखना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, त्वरण हमेशा ध्यान रखना, त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और यह एक सदिश राशि है, क्यों, क्योंकि वेग सदिश राशि थी और वेग पर ही पूरी तरह से डिपेंड कौन है, हमारा त्वरण। तो वेग सदिश राशि है इसलिए हमारा त्वरण भी सदिश राशि है। और बीमीय सूत्र क्या होता है, L1 m0 t-2 होता है। ठीक है, अब देखना, एक हम क्या जानते हैं, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण, F बराबर ma। तो देखो द्रव्यमान, तो त्वरण बराबर यहाँ से भी निकल सकता है, बल बटे द्रव्यमान, बल के नीचे द्रव्यमान आ गया तो F बटे F। इसको भी फार्मूला ध्यान रखना आप, कुछ जो न्यूमेरिकल वगैरह है इससे भी पूछते हैं, तो ये दोनों फार्मूले हमको इसको और इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम असली में वेग समझ में आया होगा, देखो कैसे, चूंकि दिशा बदल दिया, दिशा बदल देते हैं तो क्या वेग बदल जाता है, हमने पढ़ा था कैसे बदल जाता है। ठीक, तो अब वेग बदलेगा, अब वेग बदला तो क्या हुआ, वेग बदला तो त्वरण भी बदलेगा, वेग बदला तो त्वरण भी बदलेगा। अर्थात वेग जो है किस पर डिपेंड करता है, चाल पर और दिशा पर। चाल बदली तो भी वेग बदला, दिशा बदली तो भी वेग बदला, मतलब इस पर निर्भर करता है। मतलब इनमें से कोई भी बदला तो त्वरण भी बदलेगा, क्योंकि इनमें से कोई बदला तो वेग बदला और वेग बदला तो त्वरण भी बदलेगा। तो यदि देखो नोट, नोट में हमने क्या लिखा, ये इसलिए लिखते हैं ताकि एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यदि कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है, मतलब एक समान गति से अगर गति कर रही है, इसका मतलब उसमें स्पीड जो है सेम है, और गति कर रही तो मतलब दिशा सेम है, दिशा का जिक्र नहीं किया मतलब दिशा सेम है, तो एक समान गति से चल रही है तो इसका त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य होगा। क्यों, जब सेम दिशा से चल रही है और सेम स्पीड से चल रही है तो स्पीड में चेंज नहीं हो रहा, स्पीड में बदलाव नहीं हुआ, और स्पीड में बदलाव नहीं हुआ, दिशा में बदलाव नहीं हुआ, तो वेग में परिवर्तन ही नहीं हुआ। अब वेग में परिवर्तन नहीं है तो त्वरण त्वरण जीरो हो गया। तो अब समझ में आ गया होगा कि त्वरण कब होता है, कैसे होता है ना। मतलब शून्य त्वरण का अर्थ क्या हुआ, वस्तु का वेग स्थिर है। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछ चुका, देखो ये दोनों क्वेश्चन पूछ चुका, और अब आपका गलत नहीं होगा क्योंकि आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, है ना, वेग और चाल और दिशा का कॉन्सेप्ट, है ना। तो अब देखो दो चीजें और पूछता है त्वरण में, धनात्मक त्वरण क्या होता है और ऋणात्मक त्वरण क्या होता है, बस इसके बाद कुछ नहीं पूछेगा आपको। तो त्वरण त्वरण में तो कोई गतिशील वस्तु बढ़ रही है, ठीक है, और वेग 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि, मतलब अगर वस्तु के वेग में बढ़ रहा है, वेग में दो स्थिति है, तो वेग बढ़ेगा या तो घटेगा, या तो स्पीड बढ़ेगी तो वेग बढ़ेगा। तो मान लो धनात्मक त्वरण तब होगा जब वेग जो है 5, मान लो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बढ़ रही है 10 मीटर पर सेकंड, तो ये धनात्मक त्वरण होगा। और मान लो कोई वेग जो है 10 मीटर पर सेकंड से घटने लगा, 6 7 8 मतलब घट रहा है, तो ऋणात्मक त्वरण होगा। तो किसी गतिशील वस्तु में होने वाली वृद्धि को क्या बोलेंगे, वेग परिवर्तन को धनात्मक त्वरण, और ऋणात्मक त्वरण को मंदता बोलते हैं। तो ध्यान ध्यान रखना, ये क्वेश्चन जरूर पूछता है कि मंदता क्या है, तो मंदता या एक ऋणात्मक त्वरण ही है। ठीक है, तो मंदता क्या होता है कि वस्तु के वेग में कमी,
वस्तु के वेग में कमी होगी तो क्या होगा, ऋणात्मक त्वरण उत्पन्न होगा। कोई वस्तु घटती हुई चाल से चल रही है, मतलब पहले 20 थी, उसके 18, 15, 10 ऐसी स्पीड घट रही है तो मंदता हो गया, उसका ऋणात्मक त्वरण हो गया। अर्थात त्वरण ऋणात्मक होने पर पिंड का वेग क्या होता है, घटता है। ये सारे क्वेश्चन इतनी अच्छे से समझो, इन्हीं से क्वेश्चन बना, बाकी जाके देखना प्रीवियस ईयर में सारे क्वेश्चन आपसे नहीं हो जाएंगे इसी कॉन्सेप्ट से, तो फिर बताना। त्वरण आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब आपको सिर्फ क्या आएगा, इन्हीं फार्मूले से जो है न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, जो कि आपको न्यूमेरिकल के लिए एक बेहतरीन नोट्स तैयार करके देंगे। सारे क्वेश्चन अच्छे से आप क्लियर करके एक जगह कंपाइल करके दे देंगे। फिर आप देखना कि रेलवे ग्रुप डी होगा, एनटीपीसी हो गया, कुछ होगा, साइंस से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। और आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा हो जाएगा कि आप एक एक टॉपिक में इतनी अच्छी पकड़ बना रहे हैं, जो कि ना तो कोई टीचर आपको बताएगा, ना तो कोई कोई बताएगा, क्योंकि उनके पास इतना बेहतरीन से बताने का टाइम नहीं होता। उनको लगता है सिलेबस कंप्लीट करना होता है, और हमारे पास काफ़ी टाइम है, इसलिए आपको एक एक चीज़ें इतनी एक्यूरेट बता रहे हैं, फिर इसके बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, है ना। हर चीज़ें आपको क्लियर होती जा रही है, इसलिए अब ध्यान देना कि नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करते हैं। आप जितनी वीडियो कर रहे हो उतना अच्छे से करते जाओ, फिर देखना कोई दिक्कत होगी। मेरे दोस्त, और विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ऑलरेडी सेलेक्टेड हूँ, मैं प्राथमिक टीचर हूँ, ऑलरेडी ग्रुप डी सेलेक्टेड हूँ, एनटीपीसी मैंने क्लियर किया हूँ, हर चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ, अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ। इसलिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट किस लिए दे रहा हूँ, क्योंकि आपको भी परेशान ना होना पड़े, भटकना ना पड़े, क्योंकि मैं इतनी सारी चीज़ें, इतना ज्ञान लेने के लिए बहुत सारा भटकना पड़ा था मुझे, कई शिक्षकों के पास जाना पड़ा, तब जाके सारी चीज़ें हमको एक जगह एकत्रित मिली है। ठीक दोस्त, तो आप बहुत अच्छी जगह पे पहुँचे हैं, और आप सब्सक्राइब करके रखिए, हर चीज़ें आपको अच्छे से मिलेगी। थैंक यू।